नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। संसदीय समिति के सामने पेश हुए आरबीआई गवर्नर। नोटबंदी से जुड़े सवालों का दिया जवाब। सदस्य सौगत राय का बयान, बैंकों में जमा पुराने नोटों पर नहीं मिला जवाब। नोटबंदी के खिलाफ कांग्रेस का व्यापक प्रदर्शन। देश भर में 25 आरबीआई दफ्तरों का घेराव। उर्जित पटेल के इस्तीफे की मांग। सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों की 25% हिस्सेदारी बेचने का फैसला। शेयर बाजार में लिस्टिंग के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी। कंपनियां लाएंगी आईपीओ। स्मृति ईरानी डिग्री मामले में डीयू को फिर से नोटिस। मुख्य सूचना आयोग ने दिया रिकॉर्ड पेश करने का आदेश। ईरानी ने डीयू को कहा नहीं करें खुलासा। बेटे के साथ बीजेपी में शामिल हुए नारायण दत्त तिवारी। कार्यकर्ताओं ने बाहरी लोगों को टिकट देने पर जताया विरोध। सोमवार को स्वाभिमान रैली करने का ऐलान। और आइए देखते हैं पहली खबर। और आज बात उत्तराखंड की, जहां पर हलचल काफी तेज है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी आज अपने बेटे के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। हालांकि पार्टी में बाहरी उम्मीदवारों को तवज्जो मिलने से स्थानीय कार्यकर्ता नाराज हैं। कांग्रेस ने बीजेपी को दल बदलुओं की पार्टी तक करार दिया। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं का दल बदलने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में बुधवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी पुत्र रोहित शेखर के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली। टिकट से भी बढ़ के हमने आदरणीय अध्यक्ष जी से, आदरणीय अमित शाह जी से हमने यही कहा कि हमें सच्चा सम्मान मिले, हमारे माता पिता को सम्मान मिले, हम ये ज्यादा चाहते हैं। हालांकि बाहरी उम्मीदवारों को पार्टी में तवज्जो मिलने से स्थानीय कार्यकर्ताओं में असंतोष है। देहरादून के अलावा राज्य की 1/4 सीटों पर कार्यकर्ता बगावत के मूड में हैं। हमारी गलती ऐसी कौन सी है कि आपको स्थानीय कार्यकर्ताओं में से कोई नहीं चुना गया? आपने किसी को मौका नहीं दिया और आज ये स्थिति कर दी कि हमारे ऊपर भारी प्रत्याशी ठोक दिया है। टिकट बंटवारे के विरोध में 23 तारीख को स्वाभिमान रैली भी बुलाई गई है। हालांकि बीजेपी ने बागी नेताओं को मना लेने का दावा किया है। मुझे लगता है कि पार्टी का नेतृत्व बड़ा संजीदा है और सबसे बातचीत के आधार पर ये सारे विषय सॉल्व हो जाएंगे और अंतिम क्षण तक सारे कार्यकर्ता पार्टी को जिताने का काम करेंगे। इस बीच कांग्रेस ने बीजेपी को दल बदलुओं की पार्टी बताया है। बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। कहते हैं कि देश में कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, लेकिन बिना कांग्रेसियों के उनका काम नहीं चल रहा है। वो करने में और कहने में इसी तरह का फर्क रहा तो हर अपने मुद्दे पर फेल होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी की अगुवाई में चुनाव आयोग की टीम राज्य का दौरा कर चुनाव तैयारियों का जायजा ले रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के अलावा प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मुलाकात की। उत्तराखंड में 15 फरवरी को एक दौर में मतदान होना है। एनडी तिवारी के पार्टी छोड़ने से जहां कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है, वहीं बीजेपी में बाहरी दिग्गज नेताओं की फौज इकट्ठा होने से मुश्किल खड़ी हो गई है। कैमरामैन संतोष यादव के साथ नव विक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, देहरादून। और देहरादून में जिस तरीके की हलचल है, यानी कि पूरे उत्तराखंड में असंतोष कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों के अंदर है। वहां की राजनीति पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ देहरादून से वरिष्ठ पत्रकार शिव जोशी जुड़ रहे हैं। शिव जोशी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस तरीके का चुनाव उत्तराखंड में इस बार दिख रहा है, ऐसा लगता नहीं कि इससे पहले कभी ऐसा हुआ होगा कि दोनों ही दल, दोनों ही गठबंधन, साफ तौर पर मैं कहूं कि जो बड़े दल हैं वहां पर लगातार असंतोष बढ़ रहा है। कांग्रेस के नेता भागकर बीजेपी के पास पहुंच रहे हैं और बीजेपी के जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं उनकी नाराजगी चरम पर जाती आ रही है। वजह क्या दिख रही है? जी कविंद, बिल्कुल यही बात है। और अगर हम उत्तराखंड के पिछले चुनावों के मुकाबले इस चुनाव को देखें, चौथा विधानसभा चुनाव है उत्तराखंड का, तो
इस तरह से पहले कभी इस तरह इतनी बगावत, इतना असंतोष और इस तरह की इतनी खलबली इन दलों में पहले कभी नहीं देखी गई थी जितनी इस बार देखी जा रही है। सबसे बड़ी वजह तो एक ये है कि जिस तरह से कांग्रेस को छोड़कर जो बागी जो थे वो बीजेपी से जाकर मिले थे और उनको टिकट देने का वायदा उस समय किया गया था। कोशिश तो ये की गई थी कि उस समय हरीश रावत की सरकार गिर जाए, वो जो कि नहीं हो पाया। जी। अब उनको टिकट दिया गया और उन टिकटों की जहां से जिन सीटों पर उनको टिकट मिला है वहां पर जो बीजेपी के अपने दावेदार थे और जो प्रबल दावेदार थे और जो बड़े लंबे समय से वहां पर तैयारी कर रहे थे, जिनका एक बड़ा अच्छा ग्राउंड वर्क है वहां पर, वो बुरी तरह नाराज हैं। अब नाराजगी की हद आप ये मान लीजिए कि कुछ लोग तो जिसे कहते हैं कि पार्टी छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। अगर उन्हें कांग्रेस से इशारा मिलता है, कांग्रेस की सूची कल या परसों में वो सूची आ जाएगी और जैसा कि पता चला है कि कोई बातचीत चल रही है अंदर खाने, तो ये लोग बीजेपी को छोड़ देंगे। अब कांग्रेस की सूची आते ही क्या कांग्रेस में भी उसी तरह के हालात पैदा होंगे, उसकी भी संभावना भी बनी हुई है कि वहां भी ऐसा होगा। तो एक तो अपने कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करके बाहरी लोगों को टिकट देना, दूसरी पार्टी के दलों को टिकट देना सिर्फ अपने क्षणिक समझौतों की वजह से, जैसा कि आप जानती हैं कि जो एक अपॉर्चुनिस्ट किस्म की जो पॉलिटिक्स है उसका ये एक पूरा एक सामने हम एक नतीजा देख रहे हैं। और जिस तरह से न सिर्फ बाहर के लोगों को टिकट देने की बात कवीन, ये भी हो रहा है कि नेता और नेता पुत्र उनको भी टिकट दिए जा रहे हैं। विजय बहुगुणा खुद नहीं उठ रहे हैं, उनके बेटे उठ रहे हैं। यशपाल आर्य जो अभी परसों ही बीजेपी में शामिल हुए, कांग्रेस के बड़े दलित नेता थे, वो अपने बेटे के साथ उनको टिकट मिल गया है। आज तिवारी अपने बेटे के लिए टिकट की मांग करने गए थे, बीजेपी में शामिल हुए हैं, तो उनके बेटे को भी टिकट मिलना लगभग तय है। तो ये सब चीजें हो रही हैं, सब छोटे छोटे फायदों के लिए पार्टियां इस तरह से कर रही हैं कि दूसरे लोगों को, बाहर के लोगों को टिकट दिए जा रहे हैं और इसका एक बड़ा व्यापक असंतोष पूरी क्षेत्रीय राजनीति में पार्टियों में देखा जा रहा है। और तो ये सिलसिला अभी थमने वाला नहीं है, अभी ये चलेगा अभी कुछ दिन। तो क्या शिव जोशी इसका फायदा जो क्षेत्रीय दल हैं या छोटे दल हैं उनको मिल सकता है, या फिर कमोवेश हालात वहां भी इससे इतर नहीं है, अलग नहीं है? नहीं कविंद, क्षेत्रीय दलों के लिहाज से तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है इस राज्य की कि अकेला एक ऐसा राज्य होगा ये पूरे देश में जहां क्षेत्रीय राजनीति बहुत कमजोर और बहुत जर्जर है। उत्तराखंड क्रांति दल जिसकी अगुवाई में अलग राज्य का आंदोलन लड़ा गया था, वो दल सबसे आगे था, लेकिन उस दल की अब कोई बहुत राजनीतिक उपस्थिति इस राज्य में नहीं बन पाई। इक्का दुक्का सीटें उसकी बेशक आती रही हैं, लेकिन वो कभी कांग्रेस में कभी बीजेपी में शामिल होकर सरकार में शामिल हो गए हैं और मंत्री बन गए हैं। तो वो उसको भी जनता एक मौकाप्रस्त दल के तौर पे ही देख रहा है। वो पहाड़ की जो जन आकांक्षा का जो दल होना चाहिए था वो भी नहीं बन पाया है। तो इस बगावत का फायदा किसी दूसरे दल को या वाम दलों को या किसी निर्दलीय को मिलेगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। ये बड़े पैमाने पर वोट आपस में कटेंगे, कहीं पर कांग्रेस को फायदा हो सकता है, कहीं पर बीजेपी के नेता को फायदा हो सकता है। और निश्चित रूप से अगर ऐसा लगा किसी नेता को कि वो निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ रहा है और उसका मास बेस बड़ा मजबूत है, तो जाहिर है फिर उसको भी उसका फायदा वहां पर मिल सकता है। कविन शिव जोशी, क्या ये माना जाए कि लोकतंत्र के इस पर्व में उत्तराखंड की जनता के साथ एक तरीके से छलावा ही होगा, क्योंकि जब जो उम्मीदवार या फिर कार्यकर्ता जो दल बदल कर चुनाव मैदान में आएंगे, वो न तो पार्टियों की नीतियां, न पार्टियों की विचारधारा, न उनका एजेंडा, यानी सिर्फ और सिर्फ जीत दोनों ही पार्टियों का इस वक्त मैं कहूं कि लक्ष्य है। जी बेशक कविंद, लक्ष्य इसी तरह से ही हो गया है कि हर मुमकिन कोशिश की जाए कि किसी तरह से सत्ता हासिल की जाए, चाहे उसके लिए किसी भी तरह के हथकंडे क्यों ना अपनाए जाएं। जो राजनीतिक शुचिता की बात, और पिछले दिनों जैसे मोदी साहब कह रहे थे कि परिवार के लिए टिकट ना मांगे जाएं, परिवारवाद को बढ़ावा न दिया जाए, इस तरह की अपील उन्होंने की थी। लेकिन उत्तराखंड में तो उसका कोई असर होता ही नहीं दिख रहा है। बीजेपी ने तो उसकी शुरुआत कर दी है। अब कांग्रेस की जब सूची आएगी तो उसमें पता चलेगा कि वहां वो लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन अभी कांग्रेस फिलहाल इसको एक बड़ा मुद्दा बनाने की तलाश में है कि बीजेपी जिस राजनीतिक शुचिता के दावे कर रही थी और मोदी जिस तरह से बातें कर रहे थे, वहां तो ये सब यहां तो बिखर गया है।
तो आपका कहना सही है कि किसी भी तरह से जीत हासिल करना, किसी भी तरह से सत्ता हासिल करना, यही लक्ष्य रह गया है। और पूरा इस पूरी लड़ाई का, इस पूरे परिदृश्य में हम कहीं भी एक कोई पॉलिटिकल चिंतन या कोई एक पॉलिटिकल ठोस संघर्ष नहीं देख रहे हैं कविंद। बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे जोड़ तोड़ की राजनीति हो रही है, और जोड़ तोड़ की राजनीति बदल के अंततः वोट की राजनीति में तब्दील हो जाती है। यही हो रहा है यहाँ पर उत्तराखंड में पिछले 16 साल से। बहुत दुखद है, और बहुत बहुत शुक्रिया श्री जोशी इस पूरे हलचल के बीच वहां से हमें ताज़ा जानकारी और पूरे इस परिदृश्य को समझाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और ये थी हमारी पहली खबर। उधर पंजाब में नामांकन भरने का काम खत्म हो गया है। आखिरी दिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू समेत कई दिग्गजों ने नामांकन भरे। गुरुवार को नामांकन पत्रों की अब जांच होगी। नामांकन भरने के आखिरी दिन लंबी सीट से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह ने भी पर्चा दाखिल कर दिया। इसके साथ ही इस सीट पर मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। यहां से पहले ही मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और आम आदमी पार्टी की तरफ से जरनैल सिंह मैदान में हैं। अमरिंदर सिंह यहां के अलावा पटियाला शहर से भी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनका दावा है कि वो लंबी में प्रकाश सिंह बादल को हराने आए हैं। आसान मुकाबला है, हम तो इसको हराएंगे अच्छी तरह, तो यही है। तो हमने नॉमिनेशन अभी फाइल किया है और अब बस लड़ाई में पड़ेंगे और बादल को हराएंगे यहाँ से। दूसरी तरफ जलालाबाद सीट से आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने भी पर्चा भर दिया। इस सीट पर वो उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ खड़े हैं। भगवंत मान ने दावा किया कि वो यहाँ से आसान जीत दर्ज करेंगे और पंजाब में बेहतरी लाएंगे। मुकाबला हमारा गुंडागर्दी के साथ है, मुकाबला हमारा माफिया राज से है, मुकाबला हमारा करप्शन से है, मुकाबला बेरोजगारी से है, मुकाबला आत्महत्याएं किसान जो कर रहे हैं वो रोकनी है। तो मैं तो सभी को गुड लक बोलूंगा। तो वहीं ताजा कांग्रेस में शामिल हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने भी आखिरी दिन अमृतसर पूर्वी सीट से नामांकन भरा। इसके बाद सिद्धू ने दावा किया कि वो पंजाब की बेहतरी के लिए मैदान में उतरे हैं। ये धर्म की लड़ाई है, भूखों के लिए रोटी की लड़ाई है, रोते हुओं के हंसने की लड़ाई है, उजड़े हुओं को बसने की लड़ाई है, और पंजाब की राह के बाधा को, हर पत्थर को हटाने की लड़ाई है। ये कोई निजी लड़ाई नहीं। पंजाब में मंगलवार तक 884 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे। अकेले मंगलवार को ही 573 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल ने आज वित्त मामलों की संसदीय स्थायी समिति में नोटबंदी से जुड़े सवालों के जवाब दिए। आरबीआई गवर्नर और वित्त मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों ने समिति को बताया कि नोटबंदी को लेकर पिछले साल से ही सरकार और आरबीआई के बीच विचार शुरू हो गया था। सदस्य सौगत राय का कहना है कि बैंकों में जमा हुए पुराने नोटों के आंकड़ों पर आरबीआई गवर्नर संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। नोटबंदी के मुद्दे पर बुधवार को संसद की वित्त मामलों की समिति के सामने आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल पेश हुए। समिति के अध्यक्ष एम वीरप्पा मोइली और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत दूसरे सदस्यों ने आरबीआई गवर्नर से नोटबंदी के फैसले के बारे में सवाल किया। इसके अलावा नोटबंदी के बाद कितनी नकदी जमा हुई और कितनी जारी हुई समेत कई सवाल किए गए। समिति के सदस्य सौगत रॉय ने कहा कि बैंकों में आए पुराने नोट और हालात सामान्य होने के सवालों का आरबीआई गवर्नर ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। तो अभी हम लोग रिजर्व बैंक के गवर्नर को 2 सवाल पूछा, वो जवाब नहीं दे पाए। एक कि कितना रुपया सिस्टम में वापस आया, वो जवाब नहीं दे पाए। दूसरा, कब से बैंकिंग ट्रांजैक्शंस नॉर्मल होगा, लोग अपना पैसा उठा सकेंगे, उसको भी जवाब नहीं दे पाया। वित्त संबंधी स्थायी समिति के सामने राजस्व सचिव हसमुख अधिया और आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास भी पेश हुए। सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने समिति को बताया कि नोटबंदी के फायदे और नुकसान के बारे में पिछले साल के शुरू में विचार विमर्श शुरू हो गया था। एक तो सवाल जवाब से ये निकला कि रिजर्व बैंक खुद को ये सिद्धांत नहीं लिया, सरकार से उनको पास चिट्ठी आया, उसके बाद तो वो सिद्धांत लिया। और रिजर्व बैंक ने समझाने का कोशिश किया और फाइनेंस मिनिस्ट्री भी कि क्यों डिमोनेटाइजेशन हुआ।
उधर संसद की लोक लेखा समिति ने भी आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल को नोटिस भेजकर नोटबंदी से जुड़े कई सवालों के जवाब मांगे हैं। इसमें नोटबंदी का फैसला लेने में केंद्रीय बैंक की भूमिका, अर्थव्यवस्था पर इसके असर के सवाल शामिल हैं। 20 जनवरी को लोक लेखा समिति की बैठक में इस पर विचार किया जाएगा। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। नोटबंदी का विरोध करते हुए आज कांग्रेस ने देशव्यापी प्रदर्शन किया और इस दौरान कई नेताओं को हिरासत में भी लिया गया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस ने आरबीआई गवर्नर के इस्तीफे और श्वेत पत्र की मांग की। बीजेपी ने इसे कांग्रेस की हताशा करार दिया। नोटबंदी के बाद नकदी संकट दूर करने में नाकाम रहने को लेकर कांग्रेस ने दूसरे चरण के विरोध कार्यक्रम के तहत देश भर में रिजर्व बैंक दफ्तरों का घेराव किया। दिल्ली में विरोध प्रदर्शन में आनंद शर्मा और अजय माकन समेत कई नेता शामिल हुए। वहीं मुंबई में विरोध प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस ने आरबीआई गवर्नर से इस्तीफे की मांग की और नोटबंदी पर श्वेत पत्र लाने की भी मांग की। कांग्रेस ने तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी में भी प्रदर्शन किया। काले धन से लड़ते चले थे, 500 रुपए और 1000 का नोट को रद्दी कर दिया बिना किसी कानूनी अधिकार के। कोर्ट सा संविधान हिंदुस्तान का इनको ये अनुमति नहीं देता। Demanding resignation of RBI Governor Urjit Patel and restoration of its autonomy. We also demand a white paper on the various questions. वहीं गुजरात के अहमदाबाद में प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता सुशील कुमार शिंदे, शंकर सिंह वाघेला समेत कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। लखनऊ, जम्मू और चंडीगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर रिजर्व बैंक की स्वायत्तता को भी लेकर सवाल उठाए। नरेंद्र मोदी जी ने और उर्जित पटेल जी ने जो आरबीआई का हाल किया है, आरबीआई जो स्वायत्तशासी संस्था है एक तरह से, और वो सरकार के तलवा चाटने में उसने जनता को परेशानी में डाल दिया है। अपने आप को इतना क्यों झुकाया? जिस तरह से सरकार ने एक तानाशाही दिखाई, उसके खिलाफ प्रदर्शन। इधर बीजेपी ने इसे कांग्रेस की हताशा बताया है। नतीजा है कि आज देखिए सब कुछ स्टेबलाइज होता जा रहा है और हो भी गया है, लेकिन कांग्रेस को ये नहीं दिख रहा है। कांग्रेस को एक आम आदमी जो है रोड पे चलते हुए से पूछना चाहिए, गांव में किसान से जिसकी बातें करते हैं वो, तो उनकी खाट जैसे खड़ी हुई थी पहले, फिर खाट खड़ी हो जाएगी। नोटबंदी को लेकर कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार हमलेवर रही है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी विपक्षी दलों के साथ मिलकर कई बार विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं। कृति मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पुराने नोट बदलवाने के लिए लोग राज्यों में आरबीआई के दफ्तरों में चक्कर लगा रहे हैं। लखनऊ आरबीआई ऑफिस में ये सुविधा नहीं होने से एनआरआई लोग भी परेशान हो रहे हैं और सरकार से मोहलत की मांग की है। लखनऊ में आरबीआई के ऑफिस के बाहर ये भीड़ 500 और 1000 के पुराने नोट बदलने के लिए है। नोटबंदी के ऐलान के वक्त देश से बाहर रहे एनआरआई भी जब यहां पैसे बदलने पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि लखनऊ और कानपुर के रिजर्व बैंक ऑफिस में पुराने नोट बदलने की सुविधा नहीं है। हम छुट्टी पे आए हुए हैं, यहाँ पे हम बाहर हैं, मेरे हस्बैंड तो हम परसों लौट के आए हैं, तो कुछ चेंज था उन्होंने के पास, तो हमने कहा लाओ यहाँ एक्सचेंज करा लेंगे। तो वो 6-7,000 के लिए, वहाँ पे भी दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता में बता रहे हैं कि मिनिमम 35,000 के लिए। तो अभी यहाँ बंद किए हुए, यहाँ चेंज कर नहीं रहे। पैसे चेंज करने आया हूँ सऊदी से, अभी 1 महीना हुआ है। वो एक्चुअली आज मेरे संते में पैसे रखे हुए तो किसी को मालूम नहीं था घर पर, वही वो चेंज करने आया। यहाँ बताने लगे चेन्नई जाओ, बम्बई जाओ, दिल्ली जाओ, वहाँ चेंज होंगे। अब ये क्या कर सकते हैं हम इसके लिए? यहाँ रिजर्व बैंक के बाहर बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो आज भी अपने पुराने नोट बदलने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन उन्हें निराशा इस बात पर लग रही है कि सिर्फ देश के 5 केंद्रों में ही पुराने नोट बदले जा सकते हैं। दूसरे लोग भी पुराने नोट बदलने के लिए आरबीआई ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं। उनकी मांग है कि सरकार कुछ दिन के लिए फिर नोट बदलने की सुविधा मुहैया कराए। जो छोटे लोग हैं उनके पास पैसा कहीं पूजा वगैरह में रह गया गलती से, तो सर एक डेट निकालनी चाहिए जिस दिन हम ये चेंज कर सकें। सरकार हमारी मदद करे ताकि हम अपने ये जो सही तरीके से कमाए हुए पैसे मैं इनको आरबीआई से चेंज करा सकूं। और मतलब मैं बस, आप ये मोदी जी इतना कर देते हैं तो बहुत मेहरबानी होगी। बार बार आरबीआई के दिशा निर्देशों में बदलाव और जानकारी की कमी के चलते लोग भ्रमित हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर को नोटबंदी का ऐलान करते समय 30 दिसंबर के बाद एक मौका और देने की बात कही थी और मार्च तक रिजर्व बैंक में पैसा बदलने की बात कही थी। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें न्यू इंडिया इंश्योरेंस समेत सभी 5 जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को शेयर बाजार में लिस्टिंग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसमें
एक एक करके जनरल इंश्योरेंस कंपनियों की लिस्टिंग कर IPO लाया जाएगा और सरकार इन कंपनियों की 25% हिस्सेदारी बेचेगी। सरकार ने बजट में जनरल इंश्योरेंस कंपनियों की शेयर बाजार में लिस्टिंग का प्लान किया था। इसके अलावा बैठक में क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट की राशि को बढ़ाकर 7,500 करोड़ रुपए करने का फैसला लिया गया। साथ ही झारखंड में 200 करोड़ रुपए की लागत से इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सरकार ने रिपलिंग एंड अमेंडिंग बिल 2017 के प्रस्ताव को मंजूरी दी और इसके जरिए 105 पुराने कानून खत्म किए जाएंगे। To approve the listing of shares of public sector GIC companies on the stock exchanges through either issue of fresh equity or offer of sale or a combination thereof. DU ने केंद्रीय सूचना आयोग से कहा है कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने विश्वविद्यालय से उनकी डिग्री को लेकर कोई खुलासा नहीं करने को कहा है। सूचना आयोग ने नोटिस जारी कर इस मामले में DU को स्मृति ईरानी की सभी डिग्रियां पेश करने का निर्देश दिया। इससे पहले विश्वविद्यालय ने स्मृति ईरानी की डिग्री या उससे जुड़ी जानकारी देने से मना कर दिया था। गौरतलब है कि केंद्रीय सूचना आयोग ने मंगलवार को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की 10वीं और 12वीं कक्षा के स्कूल रिकॉर्ड का निरीक्षण करने की इजाज़त देने का निर्देश दिया। स्मृति ईरानी के 2004, 2011 और 2014 के चुनाव के दौरान चुनाव आयोग में 2 दिए गए हलफनामों में शिक्षा को लेकर दी गई जानकारी को लेकर विवाद है। ऐसे विवाद, ऐसे जो कोई CIC की मैंने तो थोड़ी सी न्यूज़ पढ़ी, मैं जानकारी लूँगा। दूसरे में बोला था कि वो कोई ग्रेजुएशन का कोर्स परस्यू कर रही हैं डिस्टेंस लर्निंग का, तो अब स्कूल के बारे में भी वो नहीं दिखाना चाहती कि स्कूल की क्या डिग्री थी। इससे तो यही सस्पिशन जनरेट होता है कि भाई दाल में कुछ काला है। जोधपुर की अदालत ने आर्म्स एक्ट मामले में अभिनेता सलमान खान को आज बड़ी राहत दी। अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए सलमान खान को बरी कर दिया। बिश्नोई समाज के वकील ने कहा कि फैसले की कॉपी मिलने के बाद आगे अपील पर वो विचार करेंगे। अभिनेता सलमान खान को जोधपुर की एक अदालत ने 18 साल पुराने आर्म्स एक्ट के मामले में बरी कर दिया है। कोर्ट ने उन्हें इस मामले में गवाहों के अभाव और संदेह का लाभ देते हुए बरी करने का फैसला सुनाया। सलमान खान को 3/25 और 27 आर्म्स एक्ट के दोनों अपराधों से बाइज्जत बरी कर दिया और अदालत ने ये माना 102 पेज के फैसले में कि अभियोजन पक्ष सलमान के विरुद्ध 3/25 और 27 आर्म्स एक्ट के अपराध साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। अभियोजन पक्ष और बिश्नोई समाज के वकील ने कहा है कि फैसले की कॉपी मिलने के बाद आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। निर्णय की प्रति लेकर उस पर विश्लेषण कर और उस पर अगर अपील के ग्राउंड होंगे तो अपील की जाएगी। सलमान खान को आर्म्स एक्ट के मामले में राहत मिल गई है, लेकिन उन्हें काले हिरण के शिकार मामले में 25 जनवरी को जोधपुर की कोर्ट में बयान दर्ज कराना है। इससे पहले चिंकारा के शिकार मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने सलमान खान को बरी कर दिया था। सलमान खान पर 1998 में चिंकारा और काले हिरण के शिकार समेत 4 मामले दर्ज किए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत का मानना है कि बेहतर रिश्ते के लिए चीन को संप्रभुता से जुड़े मुद्दों पर संवेदनशील बनना होगा। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे पर आपत्ति जताते हुए विदेश सचिव एस जयशंकर ने इसे अवैध बताया। रायसीना डायलॉग को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि चीन को समझना होगा कि भारत का विकास चीन के लिए खतरा नहीं है। भारत ने एक बार फिर चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे पर सख्त ऐतराज जताया है। रायसीना डायलॉग के दूसरे दिन विदेश सचिव एस जयशंकर ने कहा कि ये गलियारा अवैध क्षेत्र से गुजरता है। एस जयशंकर का कहना है कि चीन को भारत की संप्रभुता से जुड़े मामले में संवेदनशील होने की जरूरत है। It is important for the two countries not to lose sight of the strategic nature of their engagement or falter in their conviction that the rise can be mutually supportive. We will continue to invest more energy into this account in 2017. पाकिस्तान पर आतंकवाद को शह देने का आरोप लगाते हुए एस जयशंकर ने कहा कि सिर्फ एक देश की वजह से सार्क बेअसर साबित हो रहा है। उन्होंने आतंकवाद को दुनिया के सामने बड़ा खतरा बताया। Terrorism remains the most pervasive and serious challenge to international security. Developing a global response is of the highest priority, yet one very hard to do.
मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से 3 दिन के रायसीना डायलॉग की शुरुआत हुई थी। ऐसे दूसरे सालाना सम्मेलन में 65 देशों के 250 से ज्यादा प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस बीच चीन का मानना है कि एनएसजी और अजहर मसूद को लेकर भारत के साथ रिश्तों में बाधा नहीं आनी चाहिए। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चिनयिंग ने कहा कि दोनों देशों को एक दूसरे के हितों और चिंताओं का ध्यान रखना चाहिए। चीन ने कल रायसीना डायलॉग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी का भी स्वागत किया है। मोदी ने कहा था कि दोनों देशों में भरपूर आर्थिक मौके हैं और विकास के रास्ते पर बढ़ने से दोनों एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। एनएसजी और अजहर मसूद के मसले को कई देशों से जुड़ा मामला बताते हुए चीन ने कहा कि दोनों देशों को एक दूसरे पर उंगली उठाने की बजाय एक दूसरे की स्थिति को समझना चाहिए। चीन का मानना है कि दोनों के कुछ हित परस्पर हैं और कुछ मुद्दों पर मतभेद भी, और मतभेदों को दूर करने के लिए दोस्ताना माहौल में राय मशवरे की ज़रूरत है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।